हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी और ईएमटी का जो फंडामेंटल लेक्चर है वो मैं आज डिलीवर करूँगा। तो ईएमटी के फंडामेंटल लेक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो हमें पहले यही समझना होगा कि ईएमटी से मतलब क्या है, हम किसे ईएमटी कहते हैं। तो हमारे पास में जो ईएमटी है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, 3 डिफरेंट ब्रांचेज। एक जो ब्रांचेज है वो हमारी फर्स्ट जो ब्रांच है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के हिसाब से स्टैटिक हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ई केवल फंक्शन होता है पोजीशन का, ई इज़ द फंक्शन ऑफ आर। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी सिस्टम का वो चार्ज क्यू पर निर्भर करता है। तो यहाँ इन जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आर पर डिपेंडेंसी और चार्ज पर डिपेंडेंसी। इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड क्यू, वेयर आर इज़ द पोजीशन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और क्यू यहाँ पे चार्ज होगा। उसके बाद हमारी जो दूसरी ब्रांच इसमें शुरू होती है वो होती है मैग्नेटोस्टैटिक। फिर इसी में नाम से पता चल रहा है मैग्नेटो और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब फिर से जो टाइम का फंक्शन ना हो। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो फंक्शन आर का होता है और वी फंक्शन जो होता है वो आर और क्यू की जगह पे करंट आ जाती है आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 2 फैक्टरों पर निर्भर करता है मैग्नेटोस्टैटिक में, पोजीशन डिपेंडेंट और आई डिपेंडेंट। तो जितने भी हम जनरल एक्सप्रेशंस देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसमें हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन का और चार्ज का फंक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन और आई का फंक्शन होगा। जब ई फंक्शन आर और क्यू का होगा तो वो ब्रांच कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब बी फंक्शन पोजीशन और करंट का होगा तो हमारी ब्रांच कहलाएगी मैग्नेटोस्टैटिक। उसके बाद हमारी जो तीसरा जो डिवीज़न है उसमें आ जाती है हमारी ईएमटी। ईएमटी का मतलब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अब हमारे पास में ईएमटी में क्या होगा कि जब ई फंक्शन होगा आर और टी का, पोजीशन और टाइम का, तो इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज होता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ से ई आर टी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बी जो फंक्शन होगा आर और टी का, और अगर बी फंक्शन पोजीशन और टाइम का है तो उसके पोजीशन और टाइम के हिसाब से जब चेंज होता है तो इससे फ़ायदा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ ई और बी यहाँ हम देख रहे हैं ये फंक्शन किसके होंगे, पोजीशन और टाइम के। तो ईएमटी में क्या होता है कि जो हमारा ईएमटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, और वेरिएबल जब टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जब टाइम डिपेंडेंसी होती है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा टाइम फैक्टर आ जाता है, टी फैक्टर आ जाता है टाइम का, तब हमारी प्योर ईएमटी शुरू होती है। तो ये सदा ध्यान रखें। और अगर टी एक्सप्रेशंस में नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैग्नेटोस्टैटिक का पोर्शन होगा जब हम बी हमारा फंक्शन आर और आई का होगा। जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनमें हम देखेंगे कि ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंसी है वो सदा क्यू के प्रोपोर्शनल चलती है। ई इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ क्यू, और बी जो फंक्शन होता है वो हमारा फंक्शन होता है करंट का। इसका मतलब ये है कि जब भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब भी करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और सब में अगर हम जितने भी एक्सप्रेशन अब तक हमें ज्ञात हैं उनमें अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सारे जो एक्सप्रेशंस हमारे बताते हैं वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदा चार्ज के प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी होती है। ई का फंक्शन सदा जो हम डिपेंडेंसी के तौर पर देखें तो ई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यू, और बी की डिपेंडेंसी अगर हम देखेंगे तो बी की जो डिपेंडेंसी है उसमें बी हमारा डिपेंड होगा बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितने भी एक्सप्रेशंस हम लेके चलते हैं ई के और बी के, उनमें देखेंगे कि ई जो है वो फंक्शन क्यू का है और बी फंक्शन हमारा आई का है। तो ई की डिपेंडेंसी और बी की डिपेंडेंसी हम आगे एक्सप्रेशनों से एवेल्यूट करेंगे, लेकिन हम सदा ध्यान रखें कि अगर चार्ज है और चार्ज कहीं पे भी स्टेशनरी अवस्था में है तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर करंट कहीं पे फ्लो होती है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और हम सब जानते हैं कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो यहाँ पे ये इससे हम अगर प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी कर लें तो प्रोपोर्शनल डी अपॉन डी टी यहाँ से आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी जो हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो अपने आप में बताते हैं
कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसकी जस्ट रिवर्स सिचुएशन भी है कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ से हम प्योर ईएमटी में एंटर कर जाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक ब्रांच में बता ही रहा था कि हम किस तरीक़ा से इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक ब्रांचों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बता रहा था मैं इस लेक्चर की शुरुआत में कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, मैग्नेटोस्टैटिक का क्या मतलब है और ईएमटी का क्या मतलब है। तो ये हमें सबसे फंडामेंटल्स जो चीज़ें वो निश्चित तौर से पता ही होनी चाहिए जब हम ईएमटी पढ़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी मेजर चीज़ें हैं जहाँ से फिज़िक्स पूरी जनरेट होती है, उसमें सबसे जो मेजर चीज़ आती है वो आती है हमारी कूलाम्स लॉ से, कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो चार्ज अगर सेम नेचर के होते हैं तो सेम नेचर के जो चार्जेज हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपल्सन और अट्रैक्शंस जो है वो देखा जाता है। चार्ज जो है दो तरीक़ा के होते हैं, एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हम उस चार्ज को कहते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा कोई सिस्टम है और हमें इसका चार्ज बताना है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर e हैं, तो जो चार्ज की वैल्यू होती है वो q की वैल्यू जो होती है वो q की वैल्यू होती है यहाँ पे n जो है यहाँ पे इंटीजर होता है। जैसे हमारे पास में सपोज़ किया 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होगा q बराबर 10e। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम सब जानते हैं, e की जो वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और यूनिट इसकी होती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो ये वैल्यू है चार्ज की। कूलाम जो होता है वो चार्ज का मात्रक होता है, और सदा याद रखें। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है क्यू, ये किसी सिस्टम के ऊपर चार्ज है, एन यहाँ पे इंटीजर है और ई यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमें थोड़ा पता चलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम इस एक्सप्रेशन को कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस किए देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम किस तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो एटम हैं उसके एटम के अंदर, सिस्टम के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आउटर ऑर्बिट के अंदर दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो है हमारी बोर थ्योरी, जो कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद अगली ऑर्बिट के अंदर नेक्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² के हिसाब से फिल किए जाते हैं, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो n की वैल्यू जब हमारी हम 1 ले लेते हैं तो उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू को 2 ले लेते हैं तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 ऑर्बिट के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरीक़ा से फिल किए जाते हैं। तो ये 2n² हिसाब से हम देखें तो 2 पहली ऑर्बिट में और दूसरी में हम दिखा दें 4, 5, 6, 7 और 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल दिखाए हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब हम अगर इसका चार्ज निकालना चाहते हैं, इस सिस्टम का चार्ज निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालें। सपोज किया हम मान लेते हैं जनरल एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन कैसे निकालें। जनरल एक्सप्रेशंस निकालने के लिए क्या करें कि जो हमारे पास में प्रोटॉन हैं उनकी संख्या मान लें, लेट अस से कि प्रोटॉनों की संख्या n1 है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हमारी n2 है। तो अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कोई एटम है, और उस एटम के अंदर n1 जो है वो प्रोटॉनों की संख्या है और n2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n3 जो है वो संख्या मान लें न्यूट्रॉन की। तो सभी जानते हैं कि जो कंपोजिशन है उसमें जो हमारा पूरा एटम है वो 3 चीज़ों से जनरली मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, और बाहर की ऑर्बिटों में जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स के ऊपर हम सब जानते हैं कि जो चार्ज है वो प्लस ही होता है,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस ई होता है। तो जो प्रोटॉन के कारण चार्ज होगा, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन में ये है कि जो हमारा प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है ई, तो n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, n1 इंटू ई जो है वो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि n1 संख्या है प्रोटॉन्स की और ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n1 इंटू ई जो है वो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होगा। अगर हम चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन निकालें तो हम सब जानते हैं न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा चार्जलेस होता है, तो चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन जो निकलेगा वो हमारा 0 होगा। और उसी तरीक़ा से चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन निकालें तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले रखी है, और e माइनस ई जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और माइनस ई चार्ज होता है, ई यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और उसकी वैल्यू होगी 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था। कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो अब हम नेट चार्ज को देखें, इसको हम Q1 कह दें, इसको Q2 कह दें और इस एक्सप्रेशन को Q3 कह दें। तो Q1, Q2, Q3 हम इसकी वैल्यू को ले लें। तो नेट जो चार्ज है वो एडिटिव क्वांटिटी को ओबे करता है। तो नेट जो चार्ज होगा, नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेट चार्ज निकालने के लिए जो हमारा टोटल एटम का होगा उसके लिए हम इन दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे। तो n1e प्लस 0 प्लस n2 इंटू माइनस ई, ये नेट चार्ज हो जाएगा। और अगर हम इसे लिख पाएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इंटू ई। अब यहाँ से हमारे पास में क्या है कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम न्यूट्रल चार्ज रखता है, क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू एटम के ऊपर इक्वल होती हैं। n1 जो हमारे पास चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन में n1 जो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले रहे थे, और जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, होल एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज होगा, तो नेट चार्ज हमारा 0 बन जाता है एटम में। तो यहाँ पे n1 माइनस n2 की वैल्यू को हम देखें तो n1 माइनस n2 की वैल्यू हमारी प्लस माइनस ne होगी। अगर n1 n2 से बड़ा है, n1 n2 से बड़ा है तो हम प्लस ne ले लेंगे, n1 माइनस n जो होगा वो n1 माइनस n2 हो जाएगा। और अगर दूसरा केस है हमारा n2 बड़ा है तो ये वैल्यू जो हमारी एक बार तो प्लस ne हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ तो हम लिख पाएंगे ne और यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस ne। तो यहाँ जो दो एक्सप्रेशंस हम यहाँ देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि यहाँ तो जब n1 n2 से बड़ा है तो q की वैल्यू प्लस ne हो जाएगी नेट चार्ज, और अगर हमारा n2 बड़ा है और n1 छोटा है तो माइनस ne आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशंस है q बराबर प्लस माइनस ne यहाँ से ऑब्टेन होता है, और इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है हमारा वो क्वांटाइज रहता है। तो क्वांटाइज चार्ज में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो n है इंटीजर है, तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज जब भी होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटीजर फॉर्म में होगा। जैसे सपोज किया कोई सिस्टम है, उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और हमसे पूछा जाए कि बताएं इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका आंसर होगा q बराबर -5 इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा माइनस ई चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 ही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में नहीं चार्ज आ रहा है बल्कि फुल फॉर्म ऑफ इंटीजर में आ रहा है। तो फ्रैक्शन चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमारी जो गलमैनन थ्योरी आई, जो क्वार्क मॉडल की थ्योरी है, वो क्वार्क मॉडल थ्योरी ये कहती है कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बेसिकली ये माना जाता है, जो हमारी लेटेस्ट फिजिक्स है, लेटेस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है, वो कहती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपने आप में पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो खुद दूसरे पार्टिकलों से मिलकर बने हैं, कंपोजिशन ऑफ क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो कंपोजिशन ऑफ क्वार्क से मिलकर बनने का जो मतलब है वो ये है कि ये जो प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनके अंदर क्वार्क्स होंगे, और क्वार्क्स जो होते हैं, मैं थोड़ा सा क्वार्क के बारे में भी यहाँ आइडिया दे दूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स 3 तरीक़ा के होते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स और स्क्रिंज क्वार्क्स। इन जनरल जो हम एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, अप क्वार्क को U से दिखाते हैं, डाउन को D से दिखाते हैं और S को स्क्रिंज क्वार्क से S से दिखाते हैं।
अप क्वार्क्स जो होता है, उस अप क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 2/3e, और डाउन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -e/3, और स्क्विज क्वार्क्स के ऊपर भी चार्ज जो होता है वो होता है हमारा -e/3। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द क्वार्क्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, वन इज अप क्वार्क्स, अनदर इज डाउन क्वार्क्स, और थर्ड वन इज स्क्विज क्वार्क्स। ये गेल-मैनन थ्योरी है और गेल-मैनन को इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, वो बेसिकली दे आर नॉट ए सिंगल आइडेंटिटी रेदर देन दे आर इटसेल्फ मेड अप ऑफ द क्वार्क्स। और जो हमारा इनके चार्जेस की बात है तो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर जो है वो हमारा प्रोटॉन मिलकर बना होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे 2/3e और अप क्वार्क का भी चार्ज 2/3e और डाउन क्वार्क का चार्ज -e/3, ये चार्ज ही होगा। बैरियन होते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन को हम बैरियन्स भी कहते हैं, और इनका जो बैरियन की संख्या होती है, अप क्वार्क की 1/3 होती है, दूसरे वाले की भी 1/3 होती है, डाउन की भी 1/3 होती है, तो नेट बैरियन 1 होता है। तो प्रोटॉन्स बैरियन नंबर 1 रखता है और चार्ज +e रखता है। तो ये प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर प्रभाव क्या पड़ा, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ये प्रभाव पड़ेगा कि Q की वैल्यू को अब तक माना जाता था कि Q की वैल्यू ± एनी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक इंटीजर फॉर्म में ही केवल चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ देखें e/3 यहाँ पे 2e/3 था हालांकि, लेकिन 1/3 की फॉर्म में फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा e/3 फॉर्म में एग्जिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हमारा अभी हम क्वार्क को सेपरेट आइडेंटिटी को प्रैक्टिकली हम नहीं सर्च कर पाए हैं, तो अभी हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो ये है कि जिस दिन हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे क्वार्क्स को, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क और स्क्विज क्वार्क को, तो क्वांटाइजेशन पे यहाँ पे प्रभाव जो पड़ेगा वो e/3 का आ जाएगा, e की जगह पे e/3 होगा, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे, यहाँ पे 2e/3 ले लेंगे, तो ये हमारा अप क्वार्क का चार्ज बन जाएगा। n की वैल्यू को हम यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो -e/3 हो जाएगा, जो स्क्विज क्वार्क का और डाउन क्वार्क का भी चार्ज है। और अगर n की वैल्यू को यहाँ से हम 3 ले लेंगे तो Q की वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में आ जाएगी, Q = e, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करेंगे। तो ये जो हमारा प्रभाव पड़ने वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वार्क का, वो यहाँ से जो एक्सप्रेशंस पे प्रभाव पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है कि Q की वैल्यू को हम ± ne/3 कहेंगे। ये मैं डिस्कस कर रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सप्रेशंस हैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे प्रभाव है, क्वार्क्स का क्या प्रभाव होगा, और फंडामेंटल्स जो है वो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो मैं कंसेप्ट हैं वो डिस्कस करूँगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्कस करूँगा, और फिर कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस, ये सब चीज़ें। तो फंडामेंटल से ही मैंने शुरू किए हैं, जो चीज़ें हैं बिल्कुल फंडामेंटल से बिल्कुल शुरुआत की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।